नीट अंडर ग्रेजुएट 2025। तो हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। क्लास 11th का चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पिछली वीडियो में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि हम इसमें क्या करेंगे, और सेल साइकिल के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। आप रीडिंग ज़रूर करिएगा, एनसीईआरटी तो आप करिएगा, बाकी आप एडिशनल जगह से भी रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टॉपिक जो हमारा है फेजेज ऑफ सेल साइकिल। हम लोग नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो हम लोग बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, कुछ एक जनरल टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पर हमें बस पढ़ना है कैसे एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, फिर ये दो में होंगे, फिर वो होंगे, तो ऐसे करके कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ह्यूमन सेल देखते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सेल्स या सेल्स के डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। ओके, तो हम लोग एक टिपिकल शेप ले लेते हैं गोल सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। और सेल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल होते हैं। वैसे सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है जनरली, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर, और एक और इसका क्लासिफिकेशन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो जो ह्यूमन सेल्स होते हैं वो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने ह्यूमन सेल कंसिडर किया और उसका एक जनरल शेप हम कंसिडर करते हैं। तो एक सेल से हमें दो सेल कैसे बनते हैं वो हमें बस देखना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें कुछ फेजेस होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सेल है, ये सेल दो सेल में बन गया। ओके, अब हम देखें सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे उसमें क्या होता है, एक आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ये तीन तो बेसिक होते हैं। फिर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में आपका ईआर होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी अपैरेटस, ऐसे करके ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास साइटोप्लाज्म है, सारा फ्लूइड, और हमारे पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जब सेल डिवाइड हुआ दो सेल में तो इनके पास भी अपने न्यूक्लियस होंगे, अपना साइटोप्लाज्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो न्यूक्लियस में, और ये साइटोप्लाज्म में डिवाइड हुआ दो साइटोप्लाज्म में। वैसे इसका ग्रोथ होता रहता है और फिर ये डिवाइड होता है, हम लोग देखेंगे। मतलब बेसिकली दो चीज़ें हुई, एक तो आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, एक आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास सेल है। ठीक है, तो ये सेल पहले न्यूक्लियस को डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेल है ये पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया, तो उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। हमने देखा था एटिमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रूट्स। ठीक है, तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड और काइनेसिस मतलब मोशन, एक तरह से यहाँ पर ब्रेक डिवीजन हुआ उसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। और एक होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर इस एरो से जाएं तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, फिर इसका साइटोप्लाज्म भी अलग हो गया, है ना। और अगर हम लोग इस एरो से जाएं तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है कि पहले आपका कैरियोकाइनेसिस होता है, हम लोग देखेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस, तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म भी अलग हुआ, तो ये आपका ये आपका सेल बन गया। वैसे क्या होता है, जो शेप होता है ये धीरे धीरे पहले इंक्रीज करता है ना। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता रहता है इंटरफेज में, उसके बाद वो डिवाइड करता है, तो दो सेल बन जाए। तो ये बेसिक चीज़ है जो हमें पूरे चैप्टर में देखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरफेज है और फिर एम। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देखेंगे एक एक करके और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक देखते हैं टाइम फैक्टर, मतलब इसमें क्या होता है, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, अब ये जो टाइम होता है ये वेरी करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल डिवीजन में, या फिर अलग अलग आपका सेल टाइप्स का कौन सा सेल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक जनरल शेप लिया है, साइज लिया है, और एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स लिया है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो इसलिए जो टाइम फैक्टर है वो हम लोग ह्यूमन सेल के लिए देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स होता है। लेकिन ये सेल टाइप ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप के अनुसार वेरी भी कर सकता है। ठीक है, तो टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली क्या हर समय हर पल होता रहता है डिवीजन, या उसका एक टाइम फैक्टर भी है। ठीक है, तो इन सब को क्या किया, एनालाइज किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, बहुत ही पावरफुल, सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। फिर लाइट माइक्रोस्कोप भी बहुत पावरफुल होता है, उसका भी यूज़ किया जाता है। तो इससे अच्छे से सारे स्टेजेस को देखा जाता है। ठीक है, डिटेल स्टडी के बाद फिर ये सब हमें पता चला। ओके, तो जो टाइम फैक्टर होता है वो टाइम फैक्टर में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो आपके पास एक सेल है, ये जब दो सेल बना तो यहाँ पर इसका एक्चुअल डिवीजन हो गया। ठीक है, तो उसमें लगभग 1 घंटे का समय लगता है, सब अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है,
तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का समय लगता है। हमने ह्यूमन सेल लिया है तो ये 1 बार डिवाइड हुआ, एक बार डिवाइड होने से 2 सेल बनते हैं, उसको 1 डिवीजन कहते हैं। और जब 1 डिवीजन हो जाता है तो हम कहते हैं 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक्चुअली डिवीजन करना है, ओके। तो यहाँ पर 1 सेल साइकिल पूरा हो गया, फिर ये डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन जब एक डिवीजन हो गया तब ये तुरंत डिवाइड नहीं करेगा, उसके बीच में आपका अप्रॉक्सीमेटली 23 to 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स माने तो 1 आवर में डिवीजन हुआ, 1 आवर घटा देंगे तो 23 आवर्स बाद, या ऐसा भी बोल सकते हैं 24 आवर्स में एक बार डिवीजन होता है, ठीक है। तो अब फिर इसको लगभग 24 आवर्स रुकना होगा, फिर ये डिवाइड होगा। उतने समय में क्या होगा, उतने समय में आपका प्रिपरेशन होगा सेल डिवीजन का, जिसको इंटरफेस कहते हैं। तो इसमें टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से फेजेस में बांटा गया है सेल साइकिल को, ओके। तो ये आपका फिर से 24 आवर्स के बाद होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 24 आवर्स ये तो डिवाइड हो गया, इसके बाद इसके डिवीजन में आपको इतना समय लगेगा। ये आपका वेरी कर सकता है कितना समय लगेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिज्म एंड विद रिस्पेक्ट टू सेल टाइप्स, ओके। तो बस इतना ध्यान रखना है, 24 आवर्स में 1 घंटा आपका सेल डिवीजन होगा और बाकी समय आपका इंटरफेज होगा, ठीक है। मतलब प्रिपरेशन होगा डिवीजन का, और एक्चुअल डिवीजन में 1 आवर का टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 24 आवर्स में एक्सेप्ट 1 आवर, 1 आवर को छोड़ के जो आपका 23 आवर्स बचा उसमें क्या होता है, तो उसमें आपका होता है प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। इतने समय में प्रिपरेशन होता है, ये क्या होता है धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता है क्योंकि साइटोप्लाज्म अलग होगा, ठीक है। फिर न्यूक्लियस में भी धीरे धीरे आपका चेंजेस आते हैं, ठीक है। और भी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, क्योंकि बहुत ही मैंने कहा था, और ये बहुत ही डेप्थ और रिसर्च के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये रेस्ट में है, वैसे इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं, हम लोग देखेंगे। पर विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन, मतलब उस समय डिवीजन नहीं हुआ तो इसलिए रेस्ट में, एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होता है। इंटरफेज में बहुत सारे इसमें चेंजेस होते रहते हैं। सबसे मेन है साइटोप्लाज्मिक का ग्रोथ, साइटोप्लाज्म बढ़ते रहता है, सेल का साइज इंक्रीज करते रहता है, ठीक है। ग्रोथ के बाद फिर वो डिवाइड होता है, ओके। तो यहाँ पर एक्सेप्ट 1 आवर, 1 आवर को छोड़ के, ठीक है, जो भी समय बचा उसमें आपका प्रिपरेशन होता है डिवाइड होने के लिए। ये एक्चुअल डिवीजन हुआ, एक्चुअली डिवाइड होने के लिए प्रिपरेशन होता है, और उसको हम लोग इंटरफेज कहते हैं, ठीक है, इंटरफेज, ओके। और जो एक्चुअल डिवीजन होता है उसको हम लोग एम, तो यहाँ पर एम फेज है ना। एम फेज क्या हो गया, एम फेज आपका हो गया, यहाँ देखिए एम फेज आपका हो गया माइटोसिस डिवीजन, क्योंकि हम लोग पहले माइटोसिस पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल डिवीजन होता है उसको हम लोग एम फेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्रीफ चीज हुआ कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो फेजेस ऑफ जो सेल साइकिल होता है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज, ठीक है। एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है, पहले हम लोग कैरियोकाइनेसिस करेंगे, तो एम फेज में आपका न्यूक्लियस का एक्चुअल डिवीजन होता है, वो भी थोड़ा प्रिपेयर होता है, फिर एक्चुअली डिवाइड होता है, ठीक है। तो वहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और जो हमारा इंटरफेज होता है, इंटरफेज में क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, उसमें देखेंगे क्या क्या होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो फेजेस ऑफ सेल साइकिल है उसको बेसिकली 2 फेज में हम डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा इंटरफेज और दूसरा है हमारा एम फेज। एम फेज में आपका एक्चुअल डिवीजन होता है और इंटरफेज में प्रिपरेशन फॉर डिवीजन होता है। तो इंटरफेज क्या होता है, फेज बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव एम फेज। एम फेज में डिवीजन हुआ, फिर दोबारा एम फेज में जो डिवीजन होगा उसके बीच का जो फेज होता है वो 2 एम फेज के बीच का फेज आपका इंटरफेज होता है। आप जरूर जब भी बायोलॉजी या कोई भी टर्म्स आप देखें, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कोई और भी साइंसेज हो, ठीक है, उसमें आप जरूर देखिएगा कि वो नाम क्यों ऐसा हुआ। एक तो आपका जैसे केमिस्ट्री में नीम रिएक्शंस आ जाता है, तो उसमें तो साइंटिस्ट या केमिस्ट के नाम पर है, लेकिन जो अदर देन नेम रिएक्शंस होता है, ठीक है, जैसे आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया, तो आप नाम से समझ पाएंगे कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। और बायोलॉजी में भी नाम से समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे यूकैरियोटिक्स, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, फिर उसका कुछ और ब्रॉडर मीनिंग भी होगा, लिटरल मीनिंग के अलावा और ब्रॉडर मीनिंग या जनरल मीनिंग्स भी होते हैं। तो सबसे पहले लिटरली वो क्या बोल रहा है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और नाम भी ऐसे दिए जाते हैं कि आपको समझ आ जाए नाम से ही कि क्या कनेक्शन होने वाला है। जैसे यहाँ पर आप देखिए इंटरफेस, तो इंटर मतलब 2 के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। और फेज मतलब एक टाइम गैप, एक गैप एक तरह से, ठीक है, जनरल ब्रीफ मीनिंग में।
तो फेज के बीच में गैप, ठीक है, तो इंटरफेज यहाँ पर मतलब माइटोसिस, जो हमारे यहाँ पर एम फेज है उसके बीच का जो फेज है, दो माइटोसिस के बीच का इंटरफेस, ऐसे आप खुद भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, हो सकता है आप 100% एक्यूरेटली जिस तरह कनेक्ट हुआ है एक्चुअल ये डेफिनेशन वैसा ना कर पाए, लेकिन बहुत हद तक आप उसके रिलेट कर पाएंगे ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा कि मोटिवेशन रहेगा हमें आगे बढ़ने का और पढ़ने का, और फिर समय के संग हम लोग मॉडिफाई करते रहेंगे, जैसे जैसे हम लोग को रियल डेफिनेशन या और उसका ब्रॉडर सेंस हमें पता चलेगा, तो हम लोग धीरे धीरे अपने थॉट्स को मॉडिफाई करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो इंटरफेज है वो आपका फेज होता है, फेज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एम फेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर एम फेज में डिवीजन होता है, तो इसको एक तरह से हम लोग और बोल सकते हैं कि इंटरफेज इज द फेज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब ये आपका डिवाइड होता है G1 गैप 1 सिंथेसिस गैप 2, G1 SG2 में डिवाइड होता है, ठीक है। अब एक्चुअली होता है क्या कि ये सब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई आपको फेज नहीं मिलेगा कि बस यहाँ खत्म हो गया फिर इसके बाद ये अगला फेज अब शुरू है, अब शुरू, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हाँ अब डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है, मतलब ये पहला वाला को अलग फेज मान सकते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन अब शुरू होते हुए दिख रहा है तो यहाँ पर एक अलग फेज आ गया। तो ऐसे कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पता करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों का, तो उससे हम लोग फेजेस को डिवाइड किया। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसमें क्या होता है मेजरली, ठीक है, उसको हमें बहुत ध्यान देना और बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो G1 फेज, S फेज, सिंथेसिस फेज और G2 फेज, तो ये आपका हो गया इंटर। उसके बाद हमारा आता है M फेज, ठीक है। M फेज में मैंने आपको एक जनरल बताया था बहुत ही ब्रीफ में कि एक्चुअली होता क्या है। तो सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सेल में क्या होता है, एक आपका न्यूक्लियस होता है, एक का साइटोप्लाज्म होता है बेसिकली, ठीक है। तो जब नया सेल बनेगा तो उसके बाद उसके पास अपना न्यूक्लियस होगा और अपना साइटोप्लाज्म होगा। तो जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस था, ठीक, मतलब पेरेंट सेल था, उसमें पहले न्यूक्लियस ब्रेक होगा, ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा, मतलब सेल डिवाइड कर जाएगा, ओके। तो जो हमारा एम फेज होता है वो स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से, कैरियो न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस में डीएनए रहते हैं, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स में रहते हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम्स जब डिवाइड होता है सेल तभी हमें दिखते हैं, ठीक है, वरना क्रोमेटिन फाइबर्स में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो वर्ड्स आते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता, देखिए जैसे डीएनए हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, क्रोमेटिड्स हो गया, क्रोमेटिन फाइबर हो गया, उसके बाद आरएनए भी इससे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। फिर अगर हम लोग जो जीन होता है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, तो जीन हो गया, जीनोम्स हो गया, जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, जीन एक्सप्रेशन हो गया। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो हम लोग जनरली इन सब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर उससे डीमोटिवेशन आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिलेट करके अभी स्टार्टिंग में चलेंगे, एकदम एक्चुअल और वेल डिफाइंड डेफिनेशंस अभी नहीं देखेंगे। जैसे जीन, जीनोम्स, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं तो अभी हम लोग उसको समझेंगे, वो डीएनए के बारे में बता रहे हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है फाइबर जैसा, ठीक है, उनके बारे में कुछ बता रहे हैं। पहले हम लोग एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ जब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे यहाँ पर हमें अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है तो करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का वेल डिफाइंड डेफिनेशन है और एक डिफ्रेंशिएशन है एक दूसरे से। पर अभी हम लोग मोटिवेशन के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए हो गया, क्रोमोसोम्स मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल्स, फाइबर जैसा डीएनए होता है, ठीक है, वो सबसे मेन है। तो वो जो पास होता है तो वो क्या होता है, बेसिकली आपका न्यूक्लियस में स्टोर होता है, ठीक है। तो जो आपका न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो रहा है, तो एक तरह से डीएनए डिवाइड हो रहा है। पहले हमने देखा था वो रेप्लिकेट होता है, फिर वो अलग अलग डिवाइड भी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मान लीजिए पेरेंट सेल में न्यूक्लियस में आपका डीएनए, तो वो डीएनए डॉटर सेल में भी जाएगा, तो डीएनए जाएगा, ठीक है, क्रोमोसोम के रूप में जाता है, ठीक है, उसमें स्टोर रहता है, फिर वो प्रोटीन से बनना है। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, ताकि अभी हम लोग मोटिवेशन के संग आगे बढ़ पाएँ कि हमें देखना क्या है। तो यहाँ देखिए डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डीएनए या क्रोमोसोम का डिवीजन। तो पेरेंट न्यूक्लियस या पेरेंट क्रोमोसोम बोलिए, वो डिवाइड होता है आपका डॉटर न्यूक्लियस और या डॉटर क्रोमोसोम्स में, ठीक है। तो बेसिकली आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये सेल है आपका, ठीक है, सेल में आपका न्यूक्लियस है, फिर सेल ग्रोथ कर रहा है, न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो गया, अब आपका साइटोप्लाज्म या सेल डिवाइड होगा, तो वो आपका होता है साइटोकाइनेसिस। इसे हमें बाद में पढ़ना है। यहाँ पर जो सबसे मेन है वो आपका क्या है, फेज है, ठीक है, एम फेज,
ठीक है। उसके बाद माइटोसिस में भी आपका प्रोफेज 1 आएगा, सॉरी मियोसिस में आपका प्रोफेज 1, फिर प्रोफेज 2, फिर प्रोफेज के बाद मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज, ऐसे करके आपका आते रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, फिर ये आपका इसी से कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ये कैरियोकाइनेसिस हो गया, क्या होगा उसमें, फिर इसका एंड होता है साइटोकाइनेसिस, सेल अलग हो गया, उसके बाद दोबारा क्या आएगा, इंटरफेज आएगा, उसके बाद एम फेज, इंटरफेज, ऐसे करके कंटिन्यू होता रहता है ये प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने आज क्या देखा, आज हमने फेजेस ऑफ सेल साइकिल्स में देखा कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। और अब अगली वीडियो में हम लोग इंटरफेज से शुरू करेंगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तो हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि किस में क्या होता है। अगर ये चीज़ होने लगा तो हम लोग समझ जाएंगे वो फेज खत्म हो गया, अब ये फेज शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अगले में हम लोग इंटरफेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, डिटेल में तो जाएंगे पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करते रहेंगे। और फिर जब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर्स के ही करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, और भी कुछ जनरल क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, पर मेन फोकस प्रीवियस ईयर्स के रहेंगे, ठीक है। उससे पैटर्न हम लोग को पता चलेगा। उसके बाद हम लोग एम फेज करेंगे, फिर एम फेज में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है, और क्या हुआ तो हम लोग समझ जाएंगे ये फेज खत्म हो गया, अब ये फेज शुरू हो रहा है। धीरे धीरे आप बस रिवाइज करिएगा, अपनी तरह से आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ये मैंने अपने थोड़े से मतलब अपनी तरह से मैंने इसको लिखा है, आप अपनी तरह से लिख सकते हैं। आपको जो चेंज करना है आप वो चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बस एक ही बात कि जब आप इतनी मेहनत से अपने नोट्स बनाइएगा तो उनको रिवाइज ज़रूर करिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, लेकिन रिवीजन के साथ पढ़िएगा ना, तो अपने आप आपको और आगे पढ़ने का मन अपने आप करने लगे, क्योंकि आपके पीछे का रिवीजन और एक कनेक्शन में आप फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिएगा, बाद में फिर आप अपने आप ज़्यादा पढ़ने लगेगा, पर रिविजन मत छोड़िएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में पढ़ा और जनरल व्यू लिया कि हमें क्या पढ़ना है। अगली वीडियो में हम लोग इंटरफेस से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।